अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आज हम इसके कुछ सेक्शंस वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, वो 1 बाय 1 लेक्चर सीरीज़ में फिर डिस्कस होगा। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसी को हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म्स में हम इसको CPC कहते हैं। ये क्या है? एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, यानी कि 1908 में पास होने वाला ये 5वां एक्ट है। यहाँ 1908 लगाने का मकसद ये है, जब भी आप किसी भी लॉ के साथ इस तरह के डिजिट्स देखते हैं 1908, 1887 वगैरह कुछ भी, इसका मतलब ये है कि ये उस ईयर में पास होने वाला लॉ है। ठीक है, तो इनेक्टमेंट डेट कौन सी होती है? वो डेट जब ये लेजिस्लेटर ने, जिस डेट को इस लॉ को लेजिस्लेटर ने पास किया है, 21 मार्च 1908 को CPC इनेक्ट हुआ है। और कमेंसमेंट डेट कौन सी होती है? वो डेट जब से ये लॉ इन्फोर्स्ड हुआ है। तो वो डेट इसकी क्या है? 1 जनवरी 1909। यहाँ से हमें एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि सिविल प्रोसीजर जो कोड है इसका इफ़ेक्ट कैसा है, प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ लॉ। तो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट किसको कहते हैं? कोई भी लॉ अगर किसी फ्यूचर डेट से अप्लाई होता हो, फ्यूचर इवेंट्स पर फ्यूचर डेट से अप्लाई होता हो, तो ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं कि इट हैज़ अ प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। तो CPC इज़ नॉट retrospective law, it is a prospective law। क्या मतलब है इसका? रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से होते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वो होते हैं कि जो जिस डेट को पास हुए हैं उससे पिछली डेट पर, उससे पिछली डेट के इवेंट्स पर वो अगर एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो उन लॉज को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, यानी कि ऐसे तमाम लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो प्रोस्पेक्टिव लॉज वो होते हैं जो कि जब वो इनेक्ट हों, यानी जब वो पास हों, तब उस डेट से एप्लीकेबल हों या किसी फ्यूचर डेट से अप्लाई हों, तो वो प्रोस्पेक्टिव लॉज हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया इनेक्ट ही कब हुआ है? 21 मार्च को। और इन्फोर्स कब से है? ये 1 जनवरी से। तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ कोड देख लेते हैं कि ये किस तरह का लॉ है। तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ये हमारे पास एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ किसको कहते हैं? वो तमाम लॉज विच गवर्न द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, वो तमाम लॉज जो कि लिटिगेशन के प्रोसेस को गवर्न करते हैं, यानी कि कोर्ट में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो तमाम लॉज क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ। इसके उलट हमारे पास कौन सी टर्म होती है? प्रोसीजरल लॉ के उलट हमारे पास होती है सब्सटेंटिव लॉज। सब्सटेंटिव लॉज कौन से होते हैं? जो आपके राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। और प्रोसीजरल लॉज वो होते हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉ में जो आपको राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनको आप किस तरह क्लेम कर सकते हो, वो प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये कोई न्यू राइट्स क्रिएट नहीं करता आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि जो आपके सिविल राइट्स हैं, आप उनको किस तरह अदालत से आप उनको किस तरह क्लेम कर सकते हैं। तो इट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। अब ये सिविल प्रोसीजरल लॉ है। इसका मतलब क्या है? CPC प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू बी adopted by civil courts in civil matters। तो सिविल मैटर्स में सिविल अदालतें जो प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं, सिविल प्रोसीजर कोड आपको उन चीज़ों के बारे में गाइड करता है। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड आपको बताता है कि आप सिविल मैटर्स को किस तरह अदालत में लेके आ सकते हो, या सिविल कोर्ट्स जो हैं क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या आपको कौन बताएगा? सिविल प्रोसीजर कोड। सूट आपने किस तरह इंस्टीट्यूट करना है, उसके एंड तक का जो पूरा तरीक़ेकार है, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोड की नेचर कैसी है कि ये प्रोसीजरल है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सब्सटेंटिव नेचर के हैं, यानी जो आपको राइट्स ग्रांट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 96, सेक्शन 100, सेक्शन 114 और सेक्शन 115, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं। अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस कैसे? जो सेक्शन 96 और 100 है, ये आपको अपील का राइट देते हैं। 114 है, ये आपको राइट देता है रिव्यू का।
और 115 आपको राइट देता है रिवीजन का। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मकसद बताने का ये है कि बेसिकली ये प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसके चंद एक प्रोविजन सब्सटेंटिव नेचर के भी हैं जो आपको कोई ना कोई राइट्स जो हैं ग्रांट करते हैं, राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ रिव्यू, राइट ऑफ रिवीजन वगैरह। तो वैसे ओवरऑल ये जो लॉ है ये प्रोसीजर नेचर का है। उसके बाद स्कीम ऑफ कोड है, यानी कि बॉडी ऑफ कोड। तो मेनली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका है सेक्शंस का, और फर्स्ट शेड्यूल में इसका एक पार्ट है ऑर्डर्स। ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं। सेक्शंस किन को कहते हैं? सेक्शंस का क्या काम है? सेक्शंस प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ। तो सेक्शंस का काम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो तरीक़ाकार बताया हुआ है उसके जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शंस में बताए हुए हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स में क्या बताया हुआ है? ऑर्डर्स का काम क्या है? इट ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कोर्ट्स in the application of those basic principles या fundamental principles, ठीक है। तो सेक्शंस का काम क्या है? इस कोड में दो चीज़ें हैं, सेक्शंस और ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स में यही ऑर्डर्स में क्या दिए हुए होते हैं? रूल्स। सेक्शंस का काम क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोसीजर लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शंस में बताए हुए हैं, और ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं, ऑर्डर्स में सारे रूल्स हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं? ये इसकी डिटेल बताते हैं कि आप इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्या प्रोसीजर फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसमें आपके पास कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं। और ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं? 51, ठीक है। इनमें हमारे पास हैं, हर ऑर्डर में रूल्स हैं। तो सेक्शंस और ऑर्डर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं, कंजक्शन में पढ़ते हैं। अब एक और चीज़ सेक्शंस और ऑर्डर्स के बारे में जो आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि अगर सेक्शंस अमेंड करने हों तो सिर्फ़ और सिर्फ लेजिस्लेटर उसको अमेंड कर सकता है। तो सेक्शंस अमेंड करने के लिए यानी पार्लियामेंट के थ्रू ही सेक्शंस जो है अमेंड हो सकते हैं, जबकि जो ऑर्डर्स हैं इनके अंदर जो रूल्स हैं इनको अमेंड कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो सेक्शन 122 है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो इन रूल्स को अमेंड कर सकता है, एल्टर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो रूल्स हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए सेक्शंस के लिहाज से। और अगर कोई रूल ऐसा फ्रेम किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है जो इनकंसिस्टेंट होता है, तो सेक्शंस हमेशा प्रिवेल होते हैं। और इन दोनों को हमें इकट्ठा साथ लेकर इनको समझना और पढ़ना होता है, ठीक है। तो सेक्शंस का काम क्या है कि ये इस प्रोसीजर लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। और रूल्स का काम क्या है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो रूल्स आपको बताते हैं। तो टोटल सेक्शंस आपके पास कितने हैं? 158। और टोटल ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं? 51। जो सेक्शंस हैं वो सिर्फ लेजिस्लेटर अमेंड कर सकता है अगर इनको अमेंड करने की ज़रूरत हो। और जो ये ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं ये हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है। सेक्शन 122 CPC हाई कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो इनको रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्यों कहलाता है? क्योंकि ये 1908 में पास हुआ है। 1908 में पास होने वाला ये 5वां एक्ट है। 21 मार्च 1908 को इसको लेजिस्लेटर ने पास किया है और ये 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्स्ड है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉज वो होते हैं जो कि जो कि लिटिगेशन के प्रोसेस को गवर्न करते हैं, यानी जो सब्सटेंटिव लॉज आपको जो राइट्स वगैरह ग्रांट करते हैं उनको आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट्स में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो आपको प्रोसीजर लॉज बताते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है? सिविल प्रोसीजर लॉ है। तो इसका काम क्या है? ये आपको वो प्रोसीजर बताता है जो कि सिविल मैटर्स में सिविल अदालतें जो है फॉलो करती हैं। तो ये आपको पूरा मैकेनिज़्म बताता है ट्रायल ऑफ सूट का, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का, उसके कंक्लूजन तक वगैरह। तो ये सारी चीज़ें सिविल प्रोसीजर कोड में बताई हुई हैं। तो जनरली सिविल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसके चंद एक प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सब्सटेंटिव नेचर के हैं। सब्सटेंटिव नेचर का क्या मतलब है कि ये आपको कुछ राइट्स जो है ग्रांट करते हैं,
यानी सेक्शन 96 100 राइट ऑफ फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। इसके अलावा 114 आपको रिव्यू का राइट देता है, 115 रिवीजन का राइट देता है। ये वन बाय वन जो है हम इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्कीम ऑफ कोड क्या है, यानी बॉडी ऑफ कोड क्या है, तो इस कोड में मेनली इसके दो पार्ट्स हैं, सेक्शंस और ऑर्डर्स। सेक्शंस में क्या चीज़ है, प्रोसीजर लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स कहाँ पर बताए हुए हैं, सेक्शंस के अंदर बताए हुए हैं, और इनका डिटेल्ड प्रोसीजर कहाँ बताया हुआ है, ऑर्डर्स के अंदर यानी रूल्स के अंदर। सेक्शंस कितने हैं हमारे पास सीपीसी में 158, जबकि ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं 51। सेक्शंस को अमेंड करने के लिए, अल्टर करने के लिए लेजिस्लेटर इसको सिर्फ अमेंड कर सकता है, यानी सिर्फ ये पार्लियामेंट से अमेंड हो सकते हैं, जबकि जो रूल्स हैं वो हर हाई कोर्ट अपने लिहाज से इनको अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को यही कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 122 में ये पावर ग्रांट करता है कि वो रूल्स को अमेंड कर सकता है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड का इफेक्ट क्या है, ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है, यानी कि ये पास्ट इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। ये 1 जनवरी 1909 के बाद से अप्लाई है, उससे पहले के मैटर्स पे, मार्च से पहले के मैटर्स पर ये अप्लाई नहीं होता। तो इस लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, पास्ट इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ फ्यूचर इवेंट्स पे अप्लाई होता है। तो इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।